सास ससुर को परेशान करने पर माता पिता ने ही अपनी बेटी को सिखाया सबक कि कैलाश जी जो 80 साल के हैं अपनी पत्नी कविता से बोले, सुनो क्या तुम्हें याद नहीं है आज कौन सा दिन है। कविता जी बोली, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ लेकिन आज के दिन नहीं भूल सकती। तो कैलाश जी ने कहा, सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक तुमने मुझे विश नहीं किया। कविता जी बोली, इस उम्र में क्या ही शादी की सालगिरह और क्या ही जन्मदिन की बधाई। अब तो बस ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। ना जाने ऊपर वाला कब आए और हमें इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दे। कैलाश जी बोले, तुम बेकार में इतनी परेशान रहती हो, एक दिन तो खुशी से रह सकती हो। तुम्हें पता है आज हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। कविता जी बोली, ये 60 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन अब तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से कटता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि 60 साल के बाद माता पिता को मर ही जाना चाहिए। आगे की ज़िंदगी बहुत कठिन है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और बच्चे साथ छोड़ देते हैं तो जीना बोझ की तरह लगने लगता है। कैलाश जी कहते हैं, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अब मैं सोचता हूँ कि अपने बुढ़ापे के लिए हमें कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए था, लेकिन तब तो यही लगता था कि सब कुछ बच्चे हैं, उनकी खुशी के आगे और कुछ नज़र नहीं आता था। जब सबके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे तब हमने अपने बच्चे इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। हमेशा बच्चों की खुशी को प्राथमिकता दी। हमेशा यही सोचा कि बच्चे अगर सफल हो जाएं तो माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन आज मुझे लगता है कभी बच्चों को औकात से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। उनकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन के चक्कर में हमने अपने हाथ खाली कर लिए। सब कुछ तो पहले ही गंवा चुके थे। एक घर था वो भी छोटे की डॉक्टरी के चक्कर में बिक गया। अब तो वह चेन्नई में है, उसे हमसे कोई मतलब नहीं, हम जिए या मरें। बड़ा वाला पुणे में है, उसे भी कहाँ फुर्सत है एक बार फ़ोन करके माँ बाप से उनका हाल जानने की। मझला बेटा फ़ौज में है, बस उसी को थोड़ी बहुत परवाह है, लेकिन उसकी पत्नी जीने नहीं देती। कहते ही दोनों की आंखें भर आई। कैलाश जी अपने आंसू पोंछते हुए बोले, अच्छा सुनो, आज खीर बना दो, बहुत दिनों से खाई नहीं है, बहुत मन कर रहा है। कविता जी कहती हैं, इस बुढ़ापे में आपका खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है। कैलाश जी बोले, क्यों, बूढ़ों का मन नहीं होता क्या कुछ अच्छा खाने का। कविता जी कैलाश जी को बातों में लगाए रहती हैं ताकि वो खीर फिर से ना मांगें। लेकिन कैलाश जी कविता जी से बोले, हमें पता है कि तुम हमें बातों में उलझा रही हो, चलो मैं खुद ही बना लेता हूँ। कविता जी बेमन से कहती हैं, रुको मैं ही बना देती हूँ, तुम तो पूरा किचन गंदा कर दोगे और फिर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। कविता जी खीर बना रही थी तभी सोचती हैं इन्हें तो खीर पसंद ही नहीं, फिर आज अचानक खीर की याद कैसे आ गई। खीर तो मेरी फेवरेट है। वो हल्का सा मुस्कुरा देती हैं, फिर 2 कटोरी में थोड़ी थोड़ी सी परोस कर कैलाश जी के पास लेकर आती हैं। उनसे पूछती हैं, एक बात बताओ, तुम तो कभी खीर नहीं खाते, फिर आज अचानक खीर की याद कैसे आई। कैलाश जी 1 चम्मच खीर कविता जी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें पसंद है इसलिए बनवाई है, नहीं तो तुम अपने लिए थोड़ी ही ना बनाती। कैलाश जी खीर खाते हुए बोले, हैप्पी एनिवर्सरी, इन 60 सालों में तुमने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा अपने आप को हमारी खुशी के पीछे ही रखा। तुम हमेशा मेरी और बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाया करती थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारी फेवरेट खीर खाकर देखता हूँ। कविता जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी बीत जाने के बाद उनके पति को आज उनकी पसंद की चीज़ की याद आई। यह सोच के थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन कविता जी मुस्कुराकर अपने पति को खीर खिलाते हुए कहती हैं, आपको भी शादी की सालगिरह मुबारक हो। इतने में ही उनकी बहू रीमा, जिसके पास वो रह रहे हैं, आ गई। रीमा दोनों सास ससुर को ऐसे मुस्कुराता देख आग बबूला हो गई और उनके पास गई तो देखती है कि वह दोनों खीर खा रहे हैं। कविता जी पर चिल्लाते हुए कहती है, अच्छा तो मेरे जाते ही पार्टी शुरू हो गई। इस बुढ़ापे में तुम दोनों को रोमांस सूझ रहा है, पैर कब्र में लटक रहे हैं और यहाँ प्यार उमड़ रहा है।
वैसे मेरे पीछे मेरी किचन में घुसने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? यह आपका घर नहीं है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहोगे तुम लोग, नहीं तो चले जाओ, तुम्हारे और भी 2 बेटे हैं। कैलाश बोले, बहू तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, खीर ही तो बनाई है। रीमा को और गुस्सा आ जाता है और कहती है कि फिर मुझसे बिना पूछे क्यों बनाई? तुम्हें पता है दूध कितना महंगा है? अगर बनानी थी तो मेरी किट्टी पार्टी से आने का इंतज़ार कर लेते। कल मेरे यहाँ किट्टी है तो मुझे दही जमाने थे, लेकिन तुम लोगों को दूसरों से क्या मतलब है? हमेशा अपने मन की करनी होती है। कविता कहती है, बहू मैंने बहुत कम दूध की बनाई है, तुम गुस्सा मत करो, तुम माँ बनने वाली हो, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। रीमा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ज्ञान मत दो, और आगे से अगर मेरी किचन में मुझे बिना बताए घुसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता जी कहती हैं, बहू मैं हमारे बेटे की ही कमाई है, अगर ज़रा बहुत हमने खा लिया तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अब तो रीमा को इतना तेज़ गुस्सा आया कि उसने कटोरी में हाथ मारा और खीर ज़मीन पर जा गिरी। इसी बीच रीमा के पापा वहाँ आ गए। वो किसी काम से आए थे तो सोचा कि बेटी से भी मिल लें, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की हरकतें देखी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर रीमा की बातें सुनने लगे। रीमा गुस्से में सास ससुर पर चिल्लाए जा रही थी, होगा तुम्हारा बेटा, लेकिन अब वह मेरा पति है, इस घर की मुखिया मैं हूँ, मैं जो कहूँगी वैसा ही होगा, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। यह कहते हुए अपने कमरे में चली गई। दोनों सास ससुर बैठे अपने भाग्य पर रोने लगे। रीमा के पिता निराश होकर अपनी बेटी से बिना मिले घर वापस आ जाते हैं। रीमा की माँ उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? रीमा के पापा कहते हैं, रीना हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे दी, लेकिन इंसानियत की शिक्षा नहीं दे पाए। उनकी आंखों में आंसू भर आए। रीना बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? रीमा के पिताजी ने कहा कि आज मैंने देखा रीमा अपने सास ससुर के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रही थी। रीमा की माँ बोली, तो आपने डांटा क्यों नहीं? रीमा के पिता बोले, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। माँ कहती हैं, वो ऐसे कैसे अपने सास ससुर के साथ कर सकती है, आपको उसे समझाना चाहिए था। पिता कहते हैं, आज मैं बड़ा हारा सा महसूस कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को मैंने सब कुछ दिया, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना पाया। माँ पापा की बातों को सुनने के बाद कहते हैं, अच्छा सुनो, मेरा एक काम कर दो, तुम कल जाकर रीमा को यहाँ ले आओ। पापा कहते हैं, मैं उसको यहाँ लेकर नहीं आऊँगा, और तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दूँ। माँ कहती हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमारे बच्चे भटक जाएं तो उनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप कल जाकर उसे यहाँ ले आओ। मैंने कुछ सोचा है, लेकिन आप उसको इसके बारे में कुछ मत बताना। पापा भारी मन से अगले दिन फिर रीमा के घर जाते हैं, उसके सास ससुर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि एक दिन के लिए रीमा को उसकी माँ बुला रही है। सास ससुर की तो वैसे भी क्या ही चलती है। वो कहते हैं, ठीक है। रीमा अपने मायके जाती है, उसकी माँ उसे नाश्ता देती है। रीमा पूछती है, माँ दादी कहाँ हैं? उन्हें पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ? माँ कहती है, मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगी। तो उन्हें छोड़ अपना नाश्ता कर और बता दामाद जी कब आ रहे हैं। वो कहती हैं, इसी महीने आ रहे हैं मम्मी। रीमा फिर पूछती है, माँ दादी अभी तक नहीं आई? वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगी। रीमा अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए सारे कमरों में देखा, लेकिन दादी उसे कहीं भी नहीं मिली। फिर देखा कि दादी ज़मीन पर बाथरूम के आगे लेटी हुई हैं। वो भागकर दादी के पास गई। दादी आप यहाँ? रीमा अपने मम्मी पापा दोनों को चिल्लाती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपका दिमाग ख़राब हो गया है, अम्मा को यहाँ ज़मीन पर बाथरूम के आगे क्यों डाल रखा है? मम्मी कहती हैं, अरे यह बार बार पोटी जा रही थी तो मैंने यही डाल दिया, कौन बार बार बिस्तर साफ़ करेगा इनका, और वैसे भी इनकी तो उम्र हो गई है। वो अपने पापा से कहती है, देखो पापा मम्मी क्या कर रही हैं, मेरी दादी को यहाँ डाल रखा है और आप कुछ नहीं कह रहे हो। दादी रोते हुए बोली, बेटा मैंने कल तेरी माँ से हलवा मांगा था, उसने नहीं दिया,
बोली, बुढ़ापे में हलवा खाकर कहाँ जाऊंगी। रीमा को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रीमा बोली, मम्मी ये क्या हो गया है आपको? वो इतनी बड़ी बूढ़ी हैं, अगर वो कुछ मांग रही हैं तो आप उन्हें दे नहीं सकती। रीमा अपनी दादी को उनके कमरे में ले गई, उन्हें लिटाया, फिर उनके लिए हलवा बनाने लगी। तभी उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये मेरा घर है, तेरी दादी का नहीं, इसीलिए यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। रीमा गुस्से में बोली, यह घर उनके बेटे का भी है, आप भूल रही हो शायद। और आप अचानक इतना कैसे बदल गई? पापा भी आपका साथ दे रहे हैं, क्या हो गया है आपको? पापा कहते हैं, कुछ भी तो नहीं, बस सोचा कि अपनी बेटी से कुछ सीख लिया जाए। रीमा कहती है, क्या मतलब? माँ कहती हैं, कल जब तू अपने सास ससुर पर कहर बरपा रही थी तब तेरे पापा ने सब सुन लिया था, तो सोचा जब अपनी बेटी कर रही है तो कुछ अच्छा ही काम कर रही होगी, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सीमा सोच में पड़ गई। वो वहाँ से दादी के पास आ गई। दादी कहती हैं, बेटा तेरी माँ इतने सालों से मेरी देखभाल कर रही है, तुमने उसे आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। तुम अपने सास ससुर से बदतमीजी कैसे कर सकती हो, जबकि तुम उनके बेटे की कमाई पर ही ऐश कर रही हो। तुमको मेरे लिए बुरा लगा, सोचो अगर दामाद जी को पता चलेगा कि तुम उनके माता पिता से उनके पीछे ऐसा व्यवहार करती हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या वो तुम्हें माफ़ कर पाएंगे? रीमा रोने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी भी उस घर के लोगों को अपना नहीं समझा। मैंने सोचा मेरा रिश्ता सिर्फ राज से है, मेरा उनके भाई और उनके माता पिता से कोई मतलब नहीं है। मुझे गुस्सा आता था कि वह दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं और सास ससुर को मेरे सर डाल दिया है, इसीलिए मैं गुस्से में रहती थी। 1-2 बार जेठानियों ने फ़ोन किया, लेकिन मैंने उनसे बात ही नहीं की। माँ बोली, बेटा अगर तुम्हें साथ जाना है तो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक बार अपने जेठ से कह कर देखना, वो खुद ही उन दोनों को ले जाएंगे। रीमा कहती है, ले जाना होता तो छोड़ कर ही क्यों जाते? पापा कहते हैं, वो तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। पापा मम्मी दादी तीनों रीमा को खूब समझाते हैं। रीमा कहती है, मुझे माफ़ कर दो। पापा कहते हैं, बेटा माफ़ी हमसे नहीं, अपने सास ससुर से मांगो। रीमा अपनी ससुराल आती है, अपने किए के लिए माफ़ी मांगती है और रोते हुए अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। सास कहती है, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्यार से बोल लिया करो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। रीमा उनकी पासबुक देते हुए कहती है, ये आपके पैसे हैं जो आपके बेटे आप दोनों के लिए भेजते हैं। दोस्तों ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अब तक के लिए विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। लव यू, बाय, टेक केयर।